चलिए आज हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये लगातार जो लेक्चर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के चल रहे थे, इसमें से पिछला लेक्चर जो था वो कुछ कारणों से अपलोड नहीं हो पाया। कारण क्या है कि मैं माइक अपना ये लगाया हुआ था, लेकिन डिस्चार्ज होकर के बंद हो गया था। ये बंद हो गया तो वीडियो तो पूरी की पूरी बन गई, उसमें ऑडियो ही नहीं था। जब हम घर में जाके उसको चेक करने लगे तो मैंने देखा तो कहानी मेरी खत्म हो चुकी थी। अब दोबारा उसी लेक्चर को उसी इंटेंसिटी के साथ बनाने की क्षमता नहीं रह गई थी। तो मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा, उसी क्रम में आएगा वो, लेकिन 3 से 4 दिन बाद। तब तक थोड़ी सी उससे चीजें हट जाए माइंड से। जैसे आपने अगर खा लिया 2 समोसे तो तीसरा समोसा खाने की इच्छा नहीं होती, फिर लगता है थोड़ा रसगुल्ला खिला दो या कुछ अलग चीज दो। सेम वही चीज है, कोई टॉपिक अगर आपने, जैसे आज मैं इसको पढ़ूंगा, जितनी इंटेंसिटी के साथ इसको शुरू में पढ़ोगे, अगर फिर से तुम कहोगे तो दोबारा पढ़ा दीजिए, तो वो इंटेंसिटी फिर नहीं रह जाती। आई बात समझ में? तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आज शुरू करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। केमिस्ट्री वाले गुरुजी सेल के बारे में कुछ बताए हैं क्या? मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पात्र है, इसके अंदर कोई ये विद्युत अपघट्य भरा है। ये क्या भरा है? विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए उसका नाम है H2SO4। क्या नाम है? H2SO4। और ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस एक माइनस। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एक को हम कैथोड कहते हैं और एक को हम एनोड कहते हैं। जब यहां पर किसी सर्किट से इसमें करंट हल्का सा दी जाएगी तो ये H2SO4 अपने 2 अलग अलग आयनों में टूट जाता है। एक आयन बनता है 2H पॉजिटिव का और एक आयन बनता है SO4 डबल नेगेटिव का। आई बात समझ में? अब ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने का प्रयास करेगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने का प्रयास करेगा। ये आयन है। आयन मतलब चार्ज है, आवेश है। जैसे कि कंडक्टर में आवेश वाहक कौन होते थे? चार्ज कैरियर कौन होते थे? इलेक्ट्रॉन्स होते थे। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलिए या इलेक्ट्रॉन बोलिए। अगर आपसे कोई पूछे कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो क्या बताओगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन दिखे तो फ्री इलेक्ट्रॉन करना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दिखे तो इलेक्ट्रॉन भी माना जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन होते हैं अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे आयन्स होते हैं। कौन होते हैं? आयन। ये आयन चार्ज को ले जाने का काम करते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब समय के साथ आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसी को हम बोलेंगे विद्युत धारा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर ये आयन चलेंगे तो करंट बहेगी कि नहीं बहेगी? इसके अंदर जो चीजें इसको बहने से रोके, इसके अंदर कुछ ऐसा खेला हो जाए जो कि इस आयन को फ्लो होने से रोके, तो वो क्या कर रही है? करंट का अपोज कर रही है। और आपने पढ़ा है कि ऐसी चीज जो करंट का विरोध करे उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसी चीज जो करंट का विरोध करे, उसको अपोज करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या अदर चीजें आयन को फ्लो होने में, आयन को बहने में जो विरोध पैदा करें, जो अवरोध पैदा करें, जो अपोजिशन लगाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की कहानी समझ में आ रही है ना? मान लीजिए 2-4 बातें हम ऐसे ऐसे इसी में सीख लेते हैं कि अगर यही तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट था, अगर वो या तो पतला हो या तो गाढ़ा हो, यानी ये कंसंट्रेट हो या तो डाइल्यूट हो, या तो कंसंट्रेट हो या तो डाइल्यूट हो। समझ लो दोनों बातों में। अगर ये कंसंट्रेट है मतलब गाढ़ा है, तो जब गाढ़ा रहेगा तब आयन जल्दी भागेंगे, तो जब डाइल्यूट रहेगा, पतला रहेगा, तब आयन जल्दी भागेंगे। डाइल्यूट रहेगा तो आयन जल्दी भागेंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को प्रभावित करता है।
अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इतनी सी बात समझ में आपको आ गई। मान लीजिए कि आपने इन इलेक्ट्रोडों को देखो इतनी दूरी पर रखा है, तो अगर आप इनको ज्यादा दूरी पर रख देते हो तो आयन को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आयन को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब अगर जल्दी पहुंचेगा तो करंट ज्यादा मिलेगी, और देर से पहुंचेगा तो करंट कम मिलेगी। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो आयन को पहुंचने में ज्यादा समय लग जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और करंट की वैल्यू घटी नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। दो बातें मिली, दो बातें मिली। एक तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बढ़ रहा है, दूसरा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने से कंसंट्रेशन इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बढ़ रहा है। तीसरी बात है, जो आपने ये डिप किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट को, मान लो इतना हिस्सा डिप ना करके आप इसका कम हिस्सा डिप करो। मान लो कि इतना ही डिप करते, इतना ही हिस्सा डिप था, तो ये हिस्सा इस इलेक्ट्रोलाइट को देखो, जैसे इतना हिस्सा गया अंदर तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट था वो आयनों में टूटा। तो ज्यादा हिस्सा डिप करोगे ज्यादा आयन ब्रेक होंगे, कम हिस्सा अगर आएगा तो कम ही आयन बन पाएंगे, कम आयन आएंगे तो करंट का मान कम हो जाएगा, ज्यादा आयन बनेंगे तो करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोडों का जो हिस्सा आपने डुबोया हुआ है वो हिस्सा ज्यादा होता है तो आयन ज्यादा बनते हैं, आयन ज्यादा बनेंगे तो करंट ज्यादा बनेगी, करंट ज्यादा बनेगी इसका मतलब रेजिस्टेंस कम रहा होगा। आई बात समझ में? तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए हिस्से को, डूबे हुए क्षेत्रफल को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में? और एक लास्ट बात समझ लो, टेम्परेचर पर। किस पर समझ लो? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करो, तो जब टेम्परेचर कम था तो आयन को चलने में हौले हौले चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, और जैसे ही टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो ये आयन जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देंगे, भागने लगेंगे, और जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। तो कहने का मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। और यही कंडक्टर के केस में आपने क्या सुना था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखिएगा। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में घटता है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या सुना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बारे में। तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट द्वारा आयन के प्रवाह होने में या विद्युत धारा को प्रवाहित होने में जो विरोध उत्पन्न होते हैं, जो अपोज करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो 4 फैक्टर हमने आपको बता दिए हैं। एक एक करके मैं फिर से नाम ले लेता हूं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड। अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तीसरी बात हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए हिस्से पर आपने इतना हिस्सा डुबो दिया अंदर, तो इतने हिस्से द्वारा आयन ब्रेक हुए, आयन बने। आपने इतना हिस्सा डुबोया, इतने हिस्से से आयन बनेंगे। तो अधिक आयन कब बन पाएंगे, ज्यादा हिस्सा डुबाने से कि कम हिस्सा डुबाने से? ज्यादा हिस्सा डुबाने से आयन ज्यादा बनेंगे, और आयन ज्यादा बनेंगे तो करंट ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी तो
इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करा। और चौथा बात मैंने क्या बताया, ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर बात करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बातें तो आपने सुन ली। अब आपकी इच्छा होगी कि अगर ये रिटर्न में मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। तो चलिए इसको मैं आपको लिखवा भी देता हूं ताकि आपको कहीं कोई तकलीफ ना हो। आइए, तो ये जो मैंने आपके सामने अभी तक माथापच्ची प्रपंच बताया वो लिख के आ गया है। क्या है, द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रोड इनसाइड अ सेल टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सेल को इस प्रकार से दिखाते हैं, जो बड़ा वाला होता है इसमें प्लस लिख दो, छोटे वाले में माइनस लिख दो। स्मॉल आर से इसके, ये इसका रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई यहां पर बताया गया है किसका, ईएमएफ है, आगे वो पढ़ाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, मैंने बता दिया अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड विच इज डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा है जो तो आपने डाल के रखा हुआ है इलेक्ट्रोड के अंदर, तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट पर मैंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका फार्मूला क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। चलिए ये रिलेशन है, एक रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है। इसी सर्किट को हम ऐसा भी बना सकते हैं, चाहे तो हम स्मॉल आर को न दिखाएं, यहाँ पर वोल्टेज को दिखा देते हैं कि यहाँ सेल से इसको वोल्टेज दिया गया, करंट आई बह रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो आप फार्मूला जानते हैं, करंट फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट, करंट फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट, आई बराबर होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा इसका कैपिटल ई और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर आप इसको ऐसे खींच देंगे तो ये दोनों सीरीज में आपको दिखाई देंगे, टाइम दिखाई देंगे, और सीरीज में रेजिस्टेंस को सीधे जोड़ दिया जाता है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बट फ्रॉम ओम्स लॉ, बट फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, V बटे आर बराबर E बटे आर प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वी आर प्लस वी आर बराबर ई आर। ई आर को इधर, यहां से स्मॉल आर का मान निकालना है तो वी आर को उधर ले जाना पड़ेगा ना। देखो, एक मिनट, तो यहां से क्या हो जाएगा, इस वी आर को उधर भेज दो तो ई आर माइनस वी आर हो जाएगा। आर कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, ई माइनस वी बचेगा, नहीं बचेगा अंदर, इस वी को उधर भेज दीजिए, ई बटे वी माइनस वन। भाई ई के बटे वी आएगा और वी के बटे वी वन हो जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला निकल के आता है, किसी भी सर्किट में अगर जोड़ रहे हैं ऐसे तो। ठीक है, अब यहां से एक बात आप समझें, यहां से एक बात आप और समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला आता है, उसके लिए जो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला बनता है, यहां से देखो उसको इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आई आर प्लस आई आर बराबर कैपिटल ई बनेगा ऐसा। इस आई आर को उधर ले जाओ तो आई आर बराबर ई माइनस आई आर। इस आई आर को आप क्या बोलोगे, भी, क्या बोलोगे,
तो V बराबर E माइनस आई आर। ये रहा सेल से वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन सेल के दो केस बनेंगे। कहीं कहीं फार्मूला ये लिखा मिलेगा आपको V बराबर E माइनस आई आर, और कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है E प्लस आई आर, दोनों ही है। आपको समझना है कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है तब वोल्टेज ड्रॉप ये फार्मूला होगा, और जब सेल चार्ज किया जाता है तब वोल्टेज के लिए फार्मूला। जैसे ये माइक जो मैंने लगाया है, अभी ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, E माइनस आई आर। और जब इसको हम चार्जर से लगा के चार्ज करते हैं, E प्लस आई आर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न में क्या बात कह रहे हैं, वो चार्जिंग का केस कह रहे हैं या डिस्चार्जिंग का केस कह रहे हैं। आई बात समझ में ना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। शेष मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट डे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।